अच्छा तो शुरू करते हैं, कहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था? ऑल्टीट्यूड सिग्नल पॉपुलेशन इंटरैक्शन फिजियोलॉजिकल। हमें पॉपुलेशन इंटरैक्शन से शुरू करना है। ऑलराइट, अगर हम बात करें व्हाट इज इंटरैक्शन, कोई भी स्पीशी अकेले रह सकती है या नहीं रह सकती? कोई भी स्पीशी अकेले नहीं सरवाइव कर सकती, राइट? ऑलराइट, कोई प्लांट अकेले नहीं रह सकता, कोई एनिमल अकेले नहीं रह सकती, नो स्पीशी कैन सर्वाइव अलोन। तो इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज, मिनिमल माने ऐसी कम्युनिटीज जहाँ पे इंसान, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते ही नहीं। कोई एग्जांपल दो मिनिमल कम्युनिटी का। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में बहुत कम ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सिमरन और नितांश आवाज आ रही है? तो कोई ना कोई इंटरेक्शन वहां पे भी एग्जिस्ट करता है, तो इन्हें बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है जब दो स्पीशीज एक दूसरे को या तो हेल्प करें या हार्म करें, कुछ तो करें, तो इन्हें बोलते हैं इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरेक्शंस हमने देखा है, अगर दोनों का फायदा हो तो म्यूचुअलिज्म, अगर एक दोनों का नुकसान हो तो कंपटीशन, एक का फायदा दूसरे का नुकसान प्रेडेशन, और एक का फायदा दूसरे का नुकसान पैरासिटिज्म। इन दोनों में क्या एग्जांपल डिफरेंस है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में? हाँ खुशी, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में क्या डिफरेंस है? हाँ तो उससे बोलेंगे कैसे? हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन? यस, बात है। तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में ये डिफरेंस है कि पैरासिटिज्म डज नॉट किल द होस्ट, इट डज नॉट किल द होस्ट, और प्रेडेशन में जो प्रे होता है इट किल्स द प्रे, प्रेडेटर किल्स द प्रे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, बाकी एग्जांपल्स हो जाएंगे। कॉमेंसेलिज्म एक का फायदा दूसरे का कुछ भी नहीं, एमेंसेलिज्म एक का फायदा दूसरे का नुकसान नहीं, एक का कुछ भी और दूसरे का नुकसान। इन सब के एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है? अब वही याद रखना। तो शुरुआत करते हैं म्यूचुअलिज्म से। इससे ठीक है, बोथ द स्पीशीज, ये पहला म्यूचुअलिज्म था, इनमें पहला क्या है? प्रेडेशन। अच्छा, प्रेडेशन की देखो, एक हमेशा ये सोचते हैं कि शेर बुरा है और डियर बेचारा खाया जाता है, तो गलत है ना? प्रेडेटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम, राइट? प्रेडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में, हम उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेडेटर? तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे पहला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर इन एन इकोसिस्टम? What are the importance of predator in an ecosystem? प्रेडेटर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस है, दे एक्ट एज कॉन्डुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी को ट्रांसफर प्रेडेटर ही करते हैं। डियर के पास जो एनर्जी है वो, अच्छा, जो एनर्जी प्लांट के पास है वो लायन तक कैसे पहुंचेगी? डियर से, है ना? तो प्रेडेटर कौन हुआ इसमें? डियर। कौन हुआ? डियर। प्लांट अगर प्रे हो, प्लांट अगर क्या हो? प्रे, तो प्लांट का प्रेडेटर हुआ डियर। क्या हुआ? डियर। और डियर का प्रेडेटर कौन हुआ? टाइगर। तो प्लांट की एनर्जी टाइगर तक कैसे पहुंची? विद द हेल्प ऑफ प्रेडेटर। आया ना? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कॉन्डुइट, माने पाथ। कॉन्डुइट का मतलब क्या होता है?
पाथ, ये पाथ बनाते हैं एनर्जी का। नेक्स्ट, अच्छा दूसरी चीज क्या है, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रे की पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाए, डियर बढ़ते जाए तो इससे डियर को ही नुकसान होगा। क्यों? घास खत्म हो जाएगी, राइट। ग्रास अगर खत्म हो गई तो डियर भी मर जाएंगे। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना प्रे की, वो दूसरा इंपॉर्टेंस है किसका? प्रेडेटर का। तीसरा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल कोई अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास? क्या क्या? पहला एग्जांपल है, कभी कभी कोई ऐसी स्पीशी ले आए जो कि हम सोचे वाह वाह ये तो बहुत अच्छी स्पीशी है, तो यहाँ मिलती नहीं, हम ले आए और वहां से यहाँ आने पे वो यहाँ हर जगह फैलती जाएगी। तो एग्जॉटिक का मतलब होता है जो यहाँ पर पाई नहीं जाती। एग्जॉटिक फ्रूट्स जो इंडिया में नहीं आते, जो इंडिया में नहीं उगते, वो एग्जॉटिक फ्रूट्स हो गए। तो ऐसी एग्जॉटिक स्पीशीज को जब एक नई जगह पे लाया जाता है तो बहुत जल्दी इन्वेसिव हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्वेसिव। इसका एग्जांपल है प्रिकली पेयर कैक्टस। क्या एग्जांपल है? प्रिकली पेयर कैक्टस। ऑस्ट्रेलिया में लाया गया और फिर फैलता गया। ये जब तक कंट्रोल में नहीं आया, जब तक इसका प्रेडेटर को यहाँ नहीं लाए। उसके प्रेडेटर को भी ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट से लेके आना पड़ा, भाई आ जा दो, क्योंकि ये तो पहले जा रहा है। तो मौत को लेके आए तो मौत फैलना फिर शुरू हुआ, तो पेयर कैक्टस की जो पॉपुलेशन है वो आ गई अंडर कंट्रोल। क्लियर है माइंड? तो क्या मौत प्रेडेटर है, उसकी इंपॉर्टेंस है? यस, इट इज कीपिंग द पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट, इसका एक और एग्जांपल है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, जो हमने किसमें पढ़ा है? माइक्रोब्स में पढ़ा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कि लेडी बर्ड को यूज करते हैं ड्रैगन फ्लाइज के लिए, लेडी बर्ड को ड्रैगन फ्लाइज नहीं, ड्रैगन फ्लाइज को मॉस्किटो के लिए और लेडी बर्ड को एफिड्स के लिए। ठीक है, राइट? याद है? नेक्स्ट, प्रेडेटर कभी-कभी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा? तो सारे डियर को खा जाएगा और डियर मर जाएंगे तो टाइगर भी मर जाएंगे। तो टाइगर अगर इतने ज्यादा एफिशिएंट हुए तो इसीलिए क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्रेडेटर्स इन द नेचर आर प्रूडेंट। पर अभी क्वेश्चन हमारे कौन सा चल रहा है? What is the importance of predators? तो उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस, सेकंड इंपॉर्टेंस, थर्ड इंपॉर्टेंस, तीन इंपॉर्टेंस है। तीसरी इंपॉर्टेंस पहले देखते हैं, वो क्वेश्चन बाद में लिखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस है ये देखो, हो गया? अच्छा, थर्ड एक और पॉइंट है, ये कंपटीशन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? अगर टाइगर ना हो तो डियर और जेब्रा कंपीट करके मर जाए। समझ में आई बात? तो टाइगर और जेब्रा दोनों की कंपटीशन को भी रोकता कौन है? प्रेडेटर। तो क्या इंपॉर्टेंस होगी? किसकी इंपॉर्टेंस होगी? एक, कॉन्वर्ट्स ऑफ एनर्जी, दूसरा कीप्स पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल, थर्ड हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशी डाइवर्सिटी। जेब्रा भी रहेगा, टाइगर भी रहेगा, सॉरी जेब्रा भी रहेगा, डियर भी रहेगा। अगर सपोज टाइगर ना होता तो जेब्रा अगर ज्यादा एफिशिएंट हो, जेब्रा क्या हो, ज्यादा घास जल्दी खाता हो, तो डियर बचेंगे नहीं, फिर जेब्रा ही जेब्रा बचेंगे। तो क्या डाइवर्सिटी रहेगी? नहीं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल याद रखना है। ए रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे एक स्टारफिश पाई जाती थी, डिजास्टर। क्या है? डिजास्टर। डिजास्टर को अगर हमने निकाल दिया तो डिजास्टर हो गया। क्या डिजास्टर हो गया? कि डिजास्टर एक प्रेडेटर था। डिजास्टर क्या था? मतलब छोटी चीजों को खाता था। तो छोटी चीजें क्या थी? वो थी 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स को वो खाता था। हमने डिजास्टर को उस एरिया से निकाल दिया
डिजास्टर क्योंकि उनको कंट्रोल करता था, तो 10 की 10 स्पीशी आपस में कंपटीशन में आ गई और 10 की 10 वहां से एक्सटिंक्ट हो गई। ये वैसे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, एक असली में नहीं था, तो ये एक्सपेरिमेंट में हुआ था। किसमें हुआ था? तो इसलिए हम बोल रहे हैं एग्जांपल्स लिख पाएंगे इन सब के। पॉपुलेशन कंट्रोल के एग्जांपल क्या कहते हैं? इसमें प्रेडेटर है कौन जो डिजास्टर। ये नहीं जो अभी आपने बताया था डियर और जिराफ वाला। डियर और जिराफ में मतलब डियर और जेब्रा का प्रेडेटर है टाइगर। अगर टाइगर नहीं रहा तो डियर और जेब्रा कंपटीशन से मर तो जाते, प्रेडेटर होता है ना जो मारता है। जो खाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 इंपॉर्टेंस में लिख लेंगे और तीनों के एग्जांपल्स याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नहीं व्हाई प्रेडेटर्स इन नेचर शुड बी प्रूडेंट। इसका आंसर यहां है। व्हाई, ये आंसर Why predators should be prudent? Predators को prudent क्यों नहीं? Prudent का मतलब क्या होता है? जितनी भूख हो उतना ही खाना, जो तुम नहीं हो, ठीक है, wise, ठीक है। तो अगर predator ज्यादा खाने लगे तो क्या होगा? तो अगेन इकोसिस्टम बैलेंस हट जाएगा, तो इसीलिए लैक ऑफ फूड हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो खुद ही। हाँ, तो डाइट सेम नहीं होती, पर टाइगर को अगर एक डियर की भूख है तो वो एक ही खाएगा। ऐसे नहीं कि वो 4-5 रख के फ्रिज में रख लेगा कि भाई ये 4 दिन है, चलो 4 घुमा के रख लेता हूँ, भूख तो लगेगी मुझे, थोड़ी देर में खा लूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो एक बार में जितनी भूख लगती है उतनी ही खाएगा, उसके बाद डियर चाहे उसके सर के ऊपर से निकल जाए वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कभी देखा चूहे बिल्ली को, बिल्ली खेल रही हो चूहे से, उसे मार ना रही हो, ऐसा भी होता है ना? जब उसे भूख नहीं है तो वो खेलती रहेगी उसके साथ, चूहे के साथ। ऐसा कभी नहीं होता है मार के मुंह में लेके घूमती रहेगी। हाँ, घूमते रहेगी पर खाएगी नहीं। सही इतने शौक को हाँ, तूने देखा नहीं होगा तो होता है। अरे अच्छी लगती है ऑलराइट, प्रे में भी कुछ नई स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द वेरियस डिफेंसेस दैट प्रे हैव इवॉल्व्ड? व्हाट आर द वेरियस डिफेंसेस दैट प्रे हैज इवॉल्व्ड to lessen the impact of predation? What are the various defenses? हो गया? डिफेंसेस क्या? अभी वाला कैसे लगा? कितना पढ़ दिया है? ये सब नहीं पढ़े। तो हाँ क्यों लिखने होते हैं? जो हाईलाइट ये सुन किया है। तो क्लास में लिखने पहले क्वेश्चन बता सकते किसी काम को। व्हाट आर स्ट्रैटेजीज इसमें मैसेज भी करा मैंने पढ़ा। Yes. Clear question. सर ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसी में और करके लिखो What are the strategies that they have evolved? ये है ना इसका So हाँ जी। that प्रे हमें वो सर पहले वाला एक बार वो डिजास्टर कौन सा वाला? डिजास्टर वो कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट में डिजास्टर होता था, वो 10 स्पीशी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को खाता था। डिजास्टर को हमने क्या कर दिया? रिमूव। जब डिजास्टर को रिमूव किया तो 10 के 10 अपने कंपटीशन में ही मारे गए, एक्सटिंक्ट। जानती क्या? हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि डिजास्टर का क्या इंपॉर्टेंस। सर ये वो बुलेट वाले में आएगा ये? नहीं, नहीं। प्रूडेंट वाले की बस एक लाइन है, ये वाली बी पार्ट। अच्छा, प्रे ने क्या क्या करना शुरू किया प्रेडेटर से बचने के लिए? तो पहली बात उन्होंने कैमोफ्लेज करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कैमोफ्लेज होता है कि अपने एनवायरनमेंट जैसा कलर लेना। कभी कभी फ्रॉग्स बाहर अपने लकड़ी जैसे दिखाई देंगे तो उसे कोई खाएगा नहीं, तो प्रे जो है कैमोफ्लेज हो गए। कुछ पॉइजनस हो गए, ठीक है, कुछ ने पॉइजन बनाना शुरू कर दिया, तो जो उन्हें खाते थे उन्हें पता चल गया ये पॉइजन है तो खाते नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ डिसटेस्टफुल हो गए, कुछ ने अपना टेस्ट ही बुरा कर लिया, तो और खाओ मुझे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई। और एग्जांपल है इसका, यही है इसका एग्जांपल, ठीक है। ये बटरफ्लाई स्टार्टिंग से कड़वी नहीं होती या इसका टेस्ट इसका बुरा नहीं होता, खा के देखो तो। पर अगर ये अपने बचपन में जब ये कैटरपिलर था तो ये एक पॉइजनस वीड को खा ले
तब ये जाके अपना टेस्ट खराब हो जाता है इसका। तो ये भी याद रखना है, मोनार्च बटरफ्लाई ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, ये पॉइजनस वीड खा लेता है, उससे अपना टेस्ट पूरा कर लेता है, तो इसे कोई खाता नहीं। तो उसकी फिर बहुत सारी बट इसको कोई इफेक्ट नहीं होता फिर पॉइजनस वीट तो बहुत पॉइजनस वीड इसके लिए पॉइजनस नहीं है, हमारे लिए है, इसलिए पॉइजनस। हाँ बोलो, इससे उसे कुछ हार्म नहीं होता है कुछ नहीं। नहीं, इससे पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है फिर। इनकी हम बढ़ती है बढ़ेगी, पर पॉइंट इज दिस कि इनको एक लेवल तक रखने की तो जरूरी और कोई भी तो होगा जो इसे खाता ही होगा। मतलब पूरे इकोसिस्टम में कुछ तो होता है ना जो दूसरे को खाता है, चाहे उसे टेस्ट बुरा ही पसंद है। ये स्ट्रैटेजी जुड़ी हुई है तो नेचुरली खा रही है। नेचुरली हर बार खा रहे हैं। अच्छा ये बटरफ्लाई जो पैदा होती है वो मेजॉरिटी खाती है। मेजॉरिटी क्यों खा रही है? क्योंकि वो कैसे पता चलता है क्या चीज, कि खाना क्योंकि है? उनके घर वाले सिखाते हैं। नहीं ये तुम्हारा दिमाग खराब होता है। ये घर वाले नहीं सिखाते कि ये खाओ। अच्छा, तो उनके घर वाले नहीं सिखाते, तो कुछ चीजें उनकी जीभ में आ जाती है। पर पॉइंट इज दिस, ये इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल जो खाते हैं, जिनको ये अर्ज होती है खाने की, वो नेचुरली सिलेक्ट हुए, तो अब वो सारे वही है, उन्हीं के बच्चे, तो नेचुरली वो खाते ही हैं। समझ में आई बात? तो वो चीज थोड़ा जेनेटिकली भी चली जाती है। ठीक है, बात तो वही पड़ेगी। जैसे तुम्हारे घर वालों को पिज्जा खाना पसंद हो, तुम्हें भी हो सकता है पिज्जा खाना पसंद आ जाए, तो ऐसे बात है। ठीक है, When we think of predators and prey, हम टाइगर और डियर को सोचते हैं, बट इज डियर अ प्रेडेटर? क्या डियर किसी को मार के खाता है? खाता है प्लांट्स को। किसको? प्लांट्स। तो इसीलिए ऐसे ही एक स्पैरो जो सीड को खा रही है, सीड भी तो एक किसी का बच्चा है, किसी प्लांट का, तो तुम उसको खा रहे हो, तो वो स्पैरो भी क्या है? एक प्रेडेटर है। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, तो herbivores can be called as a predator in a broad ecological context. Question I will explain. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। How are herbivores classified as predators? How are herbivores classified as predators? Give example. Example दे दोगे? Seed eating sparrow and deer eating a plant. ठीक है, तो 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फाइटोफैगस? फाइटोफैगस माने जो प्लांट को खाते हैं, जो इंसेक्ट्स प्लांट को खाते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं। जैसे ग्रास हॉपर, उनका खाना क्या है? वो इंसेक्ट क्या खाते हैं? प्लांट्स। ठीक है, तो व्हाट आर फाइटोफैगस इंसेक्ट्स? दैट फीड ऑन प्लांट। और कितने इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो फाइटोफैगस हैं? 25%। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स have evolved an astonishing array of morphological and chemical defenses against herbivores. ठीक है, तो प्लांट्स ने भी एक स्ट्रेटजी अपना ली है। प्लांट्स ने क्या किया? कांटे उगा लिए, ठीक है, स्पाइन्स और ये सब चीजें। दूसरी चीज, इन्होंने हॉर्न्स, कौन सी स्पीशी में? अकेशिया और कैक्टस। ठीक है, many plants produce and store chemicals that make herbivores sick. ठीक है, तो प्लांट्स कुछ ऐसे केमिकल बनाने लगे जिनसे herbivore sick हो जाए जो उन्हें खाए। फॉर एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस produces poisonous cardiac glyphosate. कौन क्या प्रोड्यूस करता है? एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के याद कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो कौन सा प्लांट पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है? कैलोट्रोपिस। ठीक है, अच्छा, इसीलिए कैटल और गोट्स के पेरेंट्स उन्हें सिखा देते हैं कि इसको नहीं खाना है। ठीक है, या फिर उनके नॉलेज में आ चुका है ये बात कि इसको खाया तो गए। ठीक है, क्योंकि उसने कभी थोड़ा सा खा लिया तो उसको पता चलेगा अरे नहीं बच गया अपनी जिंदगी से। तो वो चीजें पॉइंट है। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ने बनाई थी कि लोग उन्हें ना खाएं, और हम इसीलिए उनको खाने लगे। हम इंसान और भी बुरे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी के अंदर जो कैफीन है वो इतना बुरा टेस्ट करता था, प्लांट ने सोचा कि बुरा टेस्ट वाला मेरे को प्लांट नहीं खाएंगे, और इंसानों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो ये कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिप्टिन, ओपियम, ये कुछ प्लांट्स ने डिफेंस के केमिकल्स बनाए थे जिनको हम कमर्शियली यूज करते हैं।
कैफीन कॉफी वाला, क्विनीन हमारा उसमें होता है। क्विनीन और स्ट्रिक्निन दोनों ड्रग है। क्विनीन भी हमारा मलेरिया ड्रग्स बनाते हैं ना, स्ट्रिक्निन भी वो ओपियम, वो मेंटल वाला जो कैनाबिनॉइड वो जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, हमने पढ़ा ना ड्रग्स अब्यूज में, तो वो सारे चीजें, ठीक है। तो ये डिफेंस मेजर्स के अगेंस्ट बनाए गए थे। क्लियर है पॉइंट? तो व्हाट आर द केमिकल्स दैट वर मेड अगेंस्ट एंड बीइंग कमर्शियली यूटिलाइज्ड बाय humans? कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्निन एंड ओपियम। निकोटीन। सर हाँ, एक बार इसमें मैं सबसे ऊपर जाना, एक लाइन है कौन सी? और नहीं, सबसे ऊपर, हाँ, यहाँ पे जो आपने बताया था ना कि ये पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल होता है, इसके आगे इंस्टेबल वाला समझ गया। ये हाँ, इको वो कह रहे हैं predator prey could achieve very high population density and cause ecosystem instability। अगर वही बात, अगर डियर प्रे ना हो तो सॉरी प्रीडेटर ना हो, क्या ना हो तो प्रे बढ़ता जाएगा, तो डियर फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, तो इकोसिस्टम अनस्टेबल। और आपने वो पॉपुलेशन कंट्रोल का कुछ पूछा था यहाँ पे, हाँ, वो क्या था? पॉपुलेशन कंट्रोल के एग्जांपल है 1 2 दो एग्जांपल, एक पिटली पेयर कैक्टस और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। इधर से ही है, क्या चीज? इधर से ही है वो। हाँ, ये देखो मैंने इसको ऐसे कर रखा है ना, ये वाला पॉइंट है पॉपुलेशन कंट्रोल, उसके अंदर ये एग्जांपल है 1 2। इसमें एक और क्वेश्चन करना है। हाँ, इनके और कुछ और क्या बनाए? आपने बनाया तीन। और एक और था हाउ प्रेडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग हाँ। स्पीशीज डाइवर्सिटी। how predators help in maintaining species diversity। तो इसमें ये वाला पॉइंट है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल ये है ना, ये पॉइंट है स्पीशीज डाइवर्सिटी का, इसका एग्जांपल है ये। तो अगर एक एरिया में एक प्रेडेटर रहता है तो उसके नीचे सारे कंपटीशन से मरते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर प्लांट प्रेडेटर है। प्लांट प्रेडेटर, हाँ, जो बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स का, इंसेक्टिवोर्स को बोल सकते हैं, बट वैसे तो नहीं, दे आर प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन करेगा। क्योंकि नॉन लिविंग चीजों से बना रहे हैं ना अपन को। अच्छा, अब हम आते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एक्सप्लेन। कंपटीशन इज अ पोटेंट, वैसे क्वेश्चन आ गए तो फिर कुछ नहीं जवाब मिलेगा। क्वेश्चन आ गया कि कंपटीशन, इधर अश्मित पहले सुनो फिर एक हो गया, कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कंपटीशन की वजह से होता है, एक्सप्लेन करो। आप बोलो क्या करो अश्मित। जैसे जो पहले स्ट्रैटेजी को आप बताया वो क्या चीज? जो हां, डिफेंस स्ट्रेटजी, हां ऐसे क्वेश्चन बना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का समझो बात, कंपटीशन की वजह से एवोल्यूशन होता है, ये क्या है? प्रूव करो। वो कंपटीशन था तब तो जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई। It is generally believed that competition occurs when closely related species come together। इसका एग्जांपल है, इसका आंसर यहाँ इसके ऊपर ही मिलेगा, ये रहा। ओके, वेन डार्विन ने बोला था कि एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो उसने ये सोचा था कि कंपटीशन से एवोल्यूशन होता है। तो डार्विन की थ्योरी थी कि जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। इट्स लाइक सिंपल कि जिसके सीयूईटी में अच्छे नंबर आएंगे उसको एडमिशन मिलेगा, जिसको जेईई में नंबर आएंगे वो जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिटेस्ट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। ये एक पॉइंट है ना। उसी तरीके से डार्विन ने बोला था ये कब होगा? जब कंपटीशन होगा, जब तुम लोग एंट्रेंस में बैठोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन बेस्ट है और कौन नहीं है। तो वो चीज फिटेस्ट कौन है वो कंपटीशन से पता चलता है। किससे पता चलता है? तो अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिटेस्ट पता नहीं चलेगा और इसी वजह से एवोल्यूशन भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये लिखो भी इसका आंसर। ऊपर वाली ब्लू वाली लाइन लिखनी है इसके आंसर में और एक एग्जांपल खुद बनाना, जिराफ वाला बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज competition does not always occur for the same resources।
ये क्वेश्चन है, competition occurs when closely related species compete for same resources that are limiting, but this is may not be true. Explain. Very important question. Question क्या कह रहा है कि competition occurs when, वो कह रहे competition तभी होता है जब इंसान इंसान से competition करे, इंसान बंदर से नहीं कर सकता। क्या ये बात सच है? नहीं, सच नहीं है। क्योंकि अगर हाँ खाना एक होगा तो अलग भी स्पीशीज कर सकती है कि नहीं? इंसान बंदर अगर सपोज खेलेंगे हैं दुनिया में तो इंसान और बंदर दोनों ही कम्पीट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो जरूरी है कि सेम स्पीशीज कम्पीट करे या डिफरेंट स्पीशीज कर सकती है? कर सकती है, पर इंसान और बंदर वाला एग्जांपल नहीं लिखना है, लिखना है बर्ड और फिश का। लार्ज फिश और स्मॉल, लार्ज फिश स्मॉल फिश खाती है और जो लेक के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं वो भी स्मॉल फिश खाती है। तो बर्ड्स और लार्ज फिश में क्या हो रहा है? कंपटीशन। तो क्या स्पीशीज सेम होनी चाहिए? नहीं। दूसरी बात वो कह रहा है कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। क्या रिसोर्सेज सेम होने चाहिए? रिसोर्स तो सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? रिसोर्सेज भी जरूरी नहीं है सेम, ठीक है? तो इसके अंदर स्पीशीज सेम हो गया, रिसोर्स है नहीं, वो दोनों में से कोई एक चीज। हो सकता है दोनों भी डिफरेंट हो, पर कंपटीशन क्या है फिर? ये बात डेफिनेशन चेंज करेंगे, अभी हम करते हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसके आपने लिखवाया था कि रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन नहीं, वो टेक्स्ट वाला तो अलग है, ये वाला अपना अलग है। कोई नहीं, इसका आंसर बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लाइन इसने बोली, उन दोनों को काउंटर करना है। उसने दो लाइन क्या बोली? पहली लाइन इसने बोली कि कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, तो हम बोलेंगे नो, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसका आंसर नीचे देखो क्या दे रखा है, लेक में क्या है? इन अ लेक बर्ड एंड लार्ज बिग फिश compete for small fish, compete for small fish, right? तो अगर बर्ड होगी ज्यादा तो इनको नुकसान, अगर फिशेस ज्यादा होंगी तो इनको नुकसान। इन एनी केस दोनों के होने से दोनों को नुकसान है। आयन तो कंपटीशन है। कंपटीशन क्या होता है? जब दो चीजों में नुकसान हो दोनों के होने से, राइट? अच्छा, दूसरा पॉइंट इसने बोला फॉर सेम रिसोर्सेज। इसको काउंटर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सपोज दो लोग उसमें है, किसमें है? आंसर्स में अलग चीजों के लिए नहीं करते। इसके अंदर सेकंड पॉइंट यही था कि रिसोर्सेज मे नॉट बी लिमिटिंग, ये वाला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है कि रिसोर्स तो बहुत हो, भरपूर हो, फिर भी कंपटीशन हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है? हाँ, इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कंपटीशन। कोई कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं, राइनोसरस एटसेट्रा, कि भाई कोई तुम्हारे तुम चले गए राइनोसरस के पिंजरे में, तुम गए, लोग तुम्हें मार पीट के भगा देंगे, ठीक है? कि उनको कुछ नहीं लेना देना कि तुम उनका खाना खाते हो या नहीं खाते हो, पर उन्हें तुम पसंद नहीं है तुम्हारी शक्ल, तो वो तुम्हें मार के भगा देंगे। तो ये क्या है? इंटरफेरेंस। ये क्या है? तो क्या इन दोनों का खाना सेम था? खाना भी सेम नहीं है, तो भी एक दूसरे से चिढ़ता है कि भाई तू मेरी टेरिटरी में कैसे है? जैसे डॉग होते हैं, डॉग तो देखो कितने टेरिटोरियल होते हैं। एक नया डॉग आ जाए तो पूरी रात वॉक पे रहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंटरफेरेंस कंपटीशन दो अलग स्पीशीज में भी हो सकता है, राइट? तो इंटरफेरेंस कंपटीशन इज द सेकंड पॉइंट। इसके दो आंसर क्या है? फर्स्ट तुम बोलोगे दिस इज नॉट ट्रू। फर्स्ट लेक का एग्जांपल, इसमें दो डिफरेंट स्पीशीज कंपीट कर रही है, और सेकंड इंटरफेरेंस कंपटीशन जिसके अंदर एक खाना नहीं खा पाता क्योंकि दूसरा प्रेजेंट है, इवन इफ वो खा नहीं रहा उसका खाना, पर वो प्रेजेंट है, उसे आने नहीं दे रहा। तो ये कैसा हो गया? इंटरफेरेंस कंपटीशन। समझ में आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल बंदर आते हैं तो कौवे उनको परेशान करना शुरू कर देते ना, तो वो इंटरफेरेंस है ना। बंदर को आराम से खाना खा लेता, पर वो कौवे की वजह से वो चला जाएगा, भाग जाएगा। समझ में आएगा? तो ये क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ। बंदर कौवे को लगता है कि बंदर कुछ अलग करेगा, तो पहले उसे भगाना शुरू कर देता है। देखा है?
ये तो देखा होगा। ऐसे तुम लॉकडाउन वाले बच्चों बंदर भी नहीं आता तुम्हारे नहीं, जब बंदर होता है तो उसके ऊपर तो वो हमेशा उसके भगाने की कोशिश करता है। किसी ने नहीं देखा कौवे के साथ देखा बंदर के आसपास देखना कौवे लहरा रहे होंगे हमेशा। नहीं तो वो परेशान करता है देखने को। तो तुमने देखे क्या? एक और चीज देखा ही नहीं। आखिरी क्वेश्चन है शायद इसका आंसर लिखवा लिखवा दो। पहले एक कंप्लीट कर लो। तो व्हाट इज कंपटीशन? अब तो कंपटीशन की डेफिनेशन ही चेंज, ना वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं, ना वो सेम है बर्ड और फिश, फिर भी compete कर रहे हैं। तो व्हाट इज कंपटीशन? तो कंपटीशन की डेफिनेशन हमने चेंज कर दी है। कंपटीशन की डेफिनेशन है अगर एक की आर वैल्यू पे दूसरे के आने से इफेक्ट पड़ता है तो ये कंपटीशन है। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड a process in which fitness of one is significantly lower than the fitness of others. और फिटनेस को मेजर करते थे R से, that was birth rate minus death rate. तो अगर दो स्पीशीज एक साथ में और एक की दोनों की R वैल्यू कम हो रही है तो कंपटीशन है। तो क्या है? अगर दोनों की R वैल्यू कम हो रही है तो कंपटीशन। अगर एक की बढ़ रही है और दूसरे की कम हो रही है तो पैरासिटिज्म या पैराप्रेडेशन हो सकता है, क्योंकि एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान। अगर एक की बढ़ रही है और दूसरे की कम हो रही है तो ये R वैल्यू से सब चीजें देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आप बोलो कर। तो दोनों में से डिसाइड कौन सी लिखनी है? Totally unrelated species can also compete. ये लिखा बर्ड लेक में बर्ड्स हैं, फिशेस एक ही तो है, अलग-अलग स्पीशीज है जो compete कर रही हैं। सर अभी आपने बोला कि स्पीशीज सेम नहीं है, मतलब और रिसोर्सेज सेम है, पर रिसोर्सेज तो फिर सेम ही है ना। अभी जो हमने नहीं, इंटरफेरेंस में कहाँ से? जगह के लिए कर रहे हैं तो जगह के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो स्पेस हो गई। हाँ, तो कोई चीज तो रिसोर्स सेम है। पर हाँ, इसको हम उसका एग्जांपल में लिखा हुआ है, मैं सेकेंडली बोला है तो यहाँ पे मैंने उसको एग्जांपल में डाला है, तो तुम भी पुट करोगे। हमारा रिसोर्स सेम है पर इसमें लिमिटिंग नहीं है। क्या नहीं है? खत्म नहीं हो रही। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्स बहुत कम बची है, रिसोर्स तो पूरी है, दोनों के लिए पूरी है, पर फिर भी वो कंपटीशन हो रहा है। तो तुम ये लिख लो सेम लिमिटिंग रिसोर्स नहीं है पर अनलिमिटेड रिसोर्स पे भी वो लड़ रहे हैं। नेक्स्ट, तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का अलग से आगे व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन के एग्जांपल कर लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा अब कह रहे हैं कि कंपटीशन सच्ची में एग्जिस्ट करता है या बस बुकों की कहानी है? क्या ये सच्ची में ही कंपटीशन एग्जिस्ट करता है? तो कह रहे हैं एविडेंस दो फॉर कंपटीशन। अब डायरेक्ट आ गया गिव एविडेंस फॉर कंपटीशन, तो तुम क्या दोगे? तो गॉस ने बोला था कि जब दो लोग कंपटीशन में होते हैं तो एक ही जीतेगा और दूसरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूज, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या था? हाँ, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसे? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो गॉस का मानना है क्या कि अगर दो स्पीशी एक ही एरिया में रहते हैं और दोनों सेम चीज के लिए लड़ते हैं तो एक ही बचेगा। ये सोचना वैसे नेचुरल है, हम ये सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये प्रिंसिपल सही नहीं है कनिष्का, यानी कि अगर दो चीजें एक के लिए लड़ रही हो तो भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा। इसका एग्जांपल है बट आपने जो कहा था कि वो मेक टू नो हो सकती है, मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं कि ये कब सच हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। गैलापागोस आइलैंड पर गोट के आने से टॉर्टोइस खत्म हो गए। गोट आ गया आइलैंड में, कोई ले आया, कोई समझदार एक और आइलैंड, तो वैसे ही गोट तो आ नहीं सकती तैर के, तो उसे लेके आ गए शिप से। तो जब वो शिप से वहां पे आ गए गैलापागोस आइलैंड में, तो जो वहां के रहने वाले टॉर्टोइस थे तो स्लो एंड स्टेडी नेवर विंस द रेस हो गया, क्योंकि वो थे तो स्लो एंड स्टेडी और गोट्स को बहुत तेज होती खाने में, तो सारी घास खा गए और दूसरे टॉर्टोइस मर गए। तो ये एक एग्जांपल है जो कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बात समझ में?
अगर इसका एग्जांपल पूछेंगे तो ये डालेंगे। नहीं, वो उसके सपोर्ट में था। एक सेकंड, हाँ बोलो। टॉर्टॉइस का एग्जैक्ट नाम भी है। हाँ, एबिंगटन टॉर्टॉइस इंडी गैलापागोस आइलैंड। बायो के बच्चों को याद करने वाले हैं। हाँ बोलो। तो ये तो उसके सपोर्ट में था ना। ये इसकी सपोर्ट में है। हाँ, इसमें ये प्रिंसिपल है क्या दोबारा बताओ? प्रिंसिपल था कि अगर रिसोर्स लिमिटेड हो और एक सुपीरियर स्पीशीज एक इंफीरियर है, तो सुपीरियर वाली बचेगी, इंफीरियर वाली खत्म। ठीक है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम, एक और सपोर्ट में है क्या? कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या है? कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? इसका अलग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके सपोर्ट में भी बन सकता है। ये कह रहे हैं, हमने ये देखा है कि सपोज एक एरिया में यहाँ पे रहते हैं टॉर्टॉइस। कौन रहते हैं? एक ही एरिया में टॉर्टॉइस भी है और गोट भी है। क्या है? गोट। ठीक है, टॉर्टॉइस और गोट है। गोट का एरिया ज्यादा है और टॉर्टॉइस का एरिया कम है। सपोज हम एक दिन आए और हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए गाड़ियों में गोट्स भरी और वो सारी गोट्स को इस एरिया से निकाला। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि टॉर्टॉइस ने अपना एरिया बढ़ा लिया। टॉर्टॉइस ने क्या किया? अपना एरिया। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। पहले कंपटीशन से उनको क्या कर रखा था? रिस्ट्रिक्ट कर रखा। पर जैसे कंपटीशन हटा तो वो, जैसे घर से तुम्हारे घर में पेरेंट्स चले जाते हैं तो तुम किस में आ जाते हो? कॉम्पिटिटिव रिलीज में। वही अब चलो टीवी देखेंगे, पिज्जा ऑर्डर करेंगे, तो स्प्रेड हो गए। ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज एक्सपेरिमेंटली देखा गया। आगे किससे देखा गया? इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट था पिज़ास्टर का, याद आ रहा है? ठीक है। तो अब कॉर्नेल ने दिखाया एक और एग्जांपल, जब बैलेनस एक बार्निकल है, वो उसको एक और एक्सपेरिमेंट है। ये कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट? कॉर्नेल। तो कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट में हमने बैलेनस डाला। क्या डाला? बैलेनस। बैलेनस डोमिनेट करता है तो कैथामेलस उस एरिया से चला जाता है। ये इंफीरियर है, वो सुपीरियर है। ये दोनों जो वो शिप क्या बोलते हैं, वेल्स वगैरह के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो, तो ये बैलेनस आने से जो कैथामेलस है वो एक्सपेरिमेंट में खत्म हो गया। वेल के ऊपर से नहीं, मतलब जहाँ पे भी पाया जाता है, हमेशा वेल के ऊपर नहीं होता, कभी कभी वेल। तो बैलेनस के आने से कैथामेलस चला गया, तो एक सुपीरियर इंफीरियर। पर इन तीनों के अंदर अगर ऐसा होता तो क्या एक फॉरेस्ट में ज़ेब्रा, डियर और कौन है, गोट्स और जो भी होते हैं सारे हेर्बिवोर हैं, तो इनमें से कोई ना कोई तो सुपीरियर होगा और कोई ना कोई तो इंफीरियर होगा। तो इसका मतलब सारे ही ज़ेब्रा हो जाने चाहिए थे, सारे ही डियर हो जाने चाहिए थे, बाकी सारे तो मर जाने चाहिए थे। तो क्या ये गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा काम करता है या नेचर में काम करता है? नहीं। ये तीनों एक्सपेरिमेंट में एक चीज कॉमन है, बहुत छोटे से एरिया में था। आइलैंड जो होता है सिक्योरिटेड एरिया होता है। अच्छा, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट कितनी बड़ी फील्ड में कर लिया हुआ? छोटी फील्ड में किया हुआ। तीसरा भी एक्सपेरिमेंट है, वो भी एक फील्ड में किया हुआ। पर नेचर में क्या गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमेशा ट्रू होता है? नहीं। तो समझ में आ रही है बात? सपोर्ट करने में क्या लिखेंगे और उसको काउंटर करने में क्या लिखना है, वो बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मोर रीसेंट स्टडीज, और पढ़ाई करी हमने और स्टडीज करी, और करनी की मैं वो नहीं समझ आया, पर करनी है। तो उसमें हमने देखा कि ऐसी ग्रॉस जनरलाइजेशन कंपटीशन को हम सपोर्ट नहीं कर रहे कि भाई दो हैं तो एक ही बचेगा, ऐसा नहीं है। दोनों बच सकते हैं अगर दोनों चालाक हो। क्या हो? दोनों चालाक हो तो दोनों बच सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसका एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल कुछ चिड़िया हैं, अलग अलग तरह की चिड़िया, जिन्हें बोलते हैं वॉबलर्स। क्या बोलते हैं? तो वॉबलर्स जो थे एक ही पेड़ पर रहते थे, सबको खाना चाहिए और सबको खाना, कंपटीशन ही चल रहा है ना खाने के लिए। तो अगर सारे एक ही समय में निकल जाएंगे तो खाना कुछ को मिलेगा, सुपीरियर वाले को मिल जाएगा जिसकी नजर तेज है, जो ज्यादा अच्छे से कहीं पे जा पाती है, तो इंफीरियर वाले खत्म हो जाएंगे। पर इन्होंने एक मैकआर्थर ने दिखाया कि देखो पेड़ पे ये 5 बजे निकलते हैं, वो तब तक उनका खाना खत्म हो जाता है, ये 7 बजे निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं। सबने अपना खाने का टाइम बांट रखा है कि सबको खाना मिल जाए। समझ में आई बात? तो ये कहलाता है रिसोर्स पार्टीशन। तो व्हाट प्रिंसिपल या फिर व्हाट जनरलाइजेशन disproves Gauss exclusion principle, that is resource partition। ये कौन सा प्रिंसिपल उसको सपोर्ट कर रहा था?
कॉम्पिटिटिव रिलीज और 2 एक्सपेरिमेंट और। क्लियर है क्वेश्चन एंड आंसर? तो क्वेश्चन बना लो, व्हाट इज गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? गिव पॉइंट्स टू सपोर्ट इट, गिव पॉइंट्स टू डिस्प्रूव इट। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे पहले इसमें कुछ? जैसे कॉम्पिटिटिव रीजन है वो को ले हाँ अपना एरिया बढ़ा बट जैसे एक फॉरेस्ट में यही सब रहते हैं। हाँ तो सबके वो हमने एक्सपेरिमेंट में देखे कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब हम उसको फॉरेस्ट में से सबको निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने एक फील्ड ली, उस फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे ऑलरेडी जो 2 ही लोग थे, सबका एरिया थोड़ा थोड़ा लिमिटेड होता हुआ है दूसरे की वजह से, तो इसलिए क्योंकि उनको एक एरिया में तो रहेंगे ना जहाँ पे उनकी कम्युनिटी रहती है, भाई बंधु रहते हैं, ऐसे थोड़ी कि कहीं और चले जाएंगे। तो वो एक एरिया उनका जो है वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है दूसरे की कंपटीशन की वजह से, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा चले आगे पैरासिटिज्म पे। ये वाला भी किसको बोलना है, ऊपर वाले सपोर्ट पे ना, ये इसको डिस्प्रूव कर रहा है ऊपर वाले के, क्योंकि इसमें जिंदा रह रहे हैं सारे टाइम को बांट के। बनाना तो सिर्फ टाइम या फीडिंग पैटर्न भी चेंज हो सकता है। क्या क्या चेंज हो सकता है? फीडिंग और फीडिंग पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक और एग्जांपल है। अच्छा, शेर और लेपर्ड दोनों अलग टाइम पे निकलते हैं। लेपर्ड को पता है अगर मैं दिन में निकलूंगा तो शेर मेरे को ही भगा देगा, क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस कंपटीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटरफेरेंस। तो लेपर्ड ने क्या किया, कोई बात नहीं रात को खा लेंगे, तो उसने रात का टाइम ले लिया और उसने दिन का ले लिया शेर ने, तो इन्होंने दोनों को मिल जाता है शिकार। नेक्स्ट पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म सबसे प्रेफर्ड मोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री का खाना और फ्री का रहने का जगह मिले, तो सबसे प्रेफर्ड है। तुम्हें होटल दे बोले होटल में रहो और खाना भी मिलेगा, बस रहो, इसे कुछ करना नहीं, कुछ मेहनत, तो बस फ्री लॉज और फ्री मील्स। तो ऐसा होटल तो सबको चाहिए, तो सब पैरासिटिज्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिज्म प्रेफर्ड वे है। पर होस्ट को भी अब पैरासाइट से बच के रहना है। होस्ट को कैसे रहना है? पैरासाइट से बच के रहना है, तो उसने भी मैकेनिज्म इवॉल्व किए। ये तीसरा क्वेश्चन हो रहा है मैकेनिज्म का। पहला था स्ट्रेटजीज बाय द प्रे, क्या था? कैमोफ्लेज, पॉइजनस हो जाना, डिस्टेस्टफुल, तीन है, और केमिकल्स प्रोड्यूस करना, वो तो प्लांट्स में आता है। पर प्लांट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसमें प्रे प्लांट भी होते हैं। अगर मुझे प्लांट क्या क्या कर रहा है, तो उन्होंने पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और ओपियम, स्ट्रिक्निन, कैफीन और क्विनीन, और वो स्पाइन भी होते हैं, और स्पाइन्स एंड इन थॉर्न्स इन कैक्टस एंड कैटेंचू, है ना? अकेशिया, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं इसके बाद कोई और मैकेनिज्म। हाँ, दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं कि होस्ट ने पैरासाइट को भगाने के लिए क्या क्या करने की कोशिश करी, नहीं करी, ये नहीं बता रखा हमने क्या किया, पर पॉइंट इज दिस, सबकी इम्यूनिटी काम करती है। कोविड को हराने के लिए हमारी इम्यूनिटी का काम करती है। कोविड वाज आल्सो पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट था, वो अंदर ही जिंदा रहता है, बाहर तो रहता नहीं, तो वो भी फ्री मील्स वाले सिस्टम में लोगों को होटल की तरह यूज करता था, पर हमारी इम्यूनिटी ने उसको काउंटरैक्ट कर लिया, फिर उसने काउंटरैक्ट कर लिया, फिर हम भी काउंटरैक्ट करेंगे, फिर वो काउंटरैक्ट करेगा। तो जैसे डेल्टा, ओमाइक्रॉन, ये उसी की रिपरकशंस है। नाम करो, ये जो पीएच होता है बॉडी का, उससे अफेक्ट नहीं करता ये पैरासाइट, करता है, फिर पीएच वो सीख जाता है पैरासाइट थोड़े साल हो जाता है। हाँ, फिर वो उसको सीख जाता है, तो इस तरीके से काम चलता रहता है। तो पैरासाइट और होस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टेंड टू कोइवॉल्व। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन पैरासाइट्स एंड होस्ट टेंड टू कोइवॉल्व, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है? Parasites and hosts tend to co-evolve. Why? अच्छा, दूसरी बात, एक और क्वेश्चन, इसको तुम लिख लोगे कि एक अगर वो इवॉल्व करेगा तो उसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका काम क्या है? जैसे सपोज तुम टेलीविजन बनाते होते, क्या बनाते होते?
टेलीविजन ठीक करने वाले होते थे, ठीक है। तो पुराने टेलीविजन होते थे ऐसे डब्बे वाले जो पीछे से ऐसे निकले होते थे, है ना, ये जो बोलते हैं कैथोड रे टेलीविजन, सीआरटी टीवी, है ना। तो उसके बाद तुमने अगर वही टीवी ठीक करना आता था और मार्केट में वो टीवी बनने ही बंद हो गए, तुम्हारे काम तो खत्म, ठप, है ना। तो तुमने सीखा कि चलो नहीं, सीआरटी से मैं एलसीडी लिक्विड कलर डिस्प्ले वाले टीवी ठीक करना सीख गया, क्योंकि सीआरटी के बाद आया एलसीडी, ठीक है। तो तुमने इवॉल्व किया मार्केट के साथ, तो तुम बस पर कल को एलसीडी भी खत्म हो गया, एलईडी टीवी आ गए, अब क्या आ गए, एलईडी। तो तुम्हें फिर से इवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो काम क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे भी, बिजनेस है उनका, किसका, पैरासाइट का। पैरासाइट को अंदर रहना है होस्ट के, और होस्ट को से बाहर निकालना है। तो अगर ये दोनों एक साथ इवॉल्व नहीं करेंगे तो पैरासाइट का काम ठप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इसीलिए हमेशा चेंजिंग टाइम के साथ इवॉल्व, ठीक है। दूसरा, व्हाट आर द अडैप्टेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अडैप्टेशंस दैट पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड, व्हाट आर द अडैप्टेशंस दैट पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड। तो पैरासाइट्स को जब फ्री का खाना मिल रहा है तो क्या उन्हें स्टमक की जरूरत है? What are the adaptations that parasite has evolved? दैट पैरासाइट है वो। अगर तुम पैरासाइट होते तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है कि मैं उसका खाना खा जाऊं, या उसने खाने को डाइजेस्ट कर लिया है और उसके खून में खाना चला गया तो मैं उसके खून चूस के खाना ले लूं, तो क्या बेटर रहता? क्योंकि ये भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं उसका खाना खा जाऊं तो मुझे खाना डाइजेस्ट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट भी उसे करने दो, मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा उसके अंदर से निकाल। तो पैरासाइट्स और भी ऐसा हो सकता है ना, तुम जो खाना खाते हो वो तुम्हारे खून में जाता है, सारा टूट के डाइजेशन होके प्रोटीन्स अमीनो एसिड बन जाते हैं, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाते हैं, सारा काम तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने कर लिया और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब पैरासाइट एक स्टेप आगे है, उसे सोचते हैं मैं उसका खाना क्यों खाऊं, मैं उसका खून ही चूस कर खाना ले लूंगा क्योंकि खून में उसके एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड मिल रहा है खाना। तुम आटा चोरी करना चाहोगे या पिज्जा? पिज्जा, वही बात है। पर ये ऐसे बॉडी से तो कोई बाहर नहीं जाता, कोई बाहर मिलता है हाँ तो अंदर ही रहेगा, तो जब तक उसकी बॉडी से बाहर नहीं जाता। नहीं, दवाइयाँ आती है, खा सकते हैं, तो बोलते हैं ना पेट की कीड़े मारने के लिए साल में एक बार देते हैं, कभी छोटी छोटी गोलियां। अच्छा, तो लाइफस्टाइल क्या है? पैरासाइट का अपना लाइफस्टाइल है कि भाई हमें तो खाना बनाना नहीं, पका पकाया खाना मिलने वाला है। तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है क्या? नहीं, इन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ही छोड़ दिया, बोला स्टमक छोड़ दिया आगे भी, बोला कि अब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो अब स्टमक ही नहीं है उनके पास, ना उनके पास इंटेस्टाइन ना कुछ। इनके पास क्या चीजें हैं? एडेसिव ऑर्गन्स, चिपके रहना है, चिपके रहेंगे नहीं तो फिर बाहर हो गए तो गए, ठीक है। दूसरा, तो ये कौन कौन से सकर्स और अन्य सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का क्या करना है? क्या मुझे देखना है लाइट कहां से आ रही है, क्या मुझे स्मेल देखनी है? नहीं, मेरे को बस चिपके रहना है। तो पॉइंट इज दिस कि इनको सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने छोड़ दिया उसे, ठीक है। क्यों एनर्जी वेस्ट करें? पर इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर ये बाई चांस इनका सकर और वो छूट गया तो इनके बच्चे तो रहने चाहिए वहां पे, तो रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे एग्स छोड़ देते। क्या छोड़ देते? एग्स की वो गए तो गए पर बच्चे तो रहे, ठीक है। तो ये तरीका है, याद रखोगे। नेक्स्ट इज, अब क्या सारे पैरासाइट की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी आसान है? नहीं, कुछ लाइफ साइकिल्स पैरासाइट की बहुत ही मुश्किल है। उन्हें एक बार जिंदगी में पूरा करने के लिए दो होस्ट में रहना पड़ता है। एग्जाम्पल है मलेरिया। एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया को एक नहीं दो होस्ट चाहिए होते हैं अपना साइकिल पूरा करने के लिए। तो ऐसे केस में इसका एक और एग्जांपल है, दो एग्जांपल, एक तो मलेरिया, इट रिक्वायर्स एनोफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन लिवर। दूसरा ह्यूमन लिवर फ्लू, दूसरा कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इसको क्या चाहिए होता है? एक स्नेल और फिश में रहेगा और दूसरा अ स्नेल एंड अ फिश। एक स्नेल के अंदर रहता है और एक फिश में रहता है, तो इसके भी दो होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा, डू यू बिलीव एक आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विदाउट हार्मिंग इट? एक अच्छा पैरासाइट ऐसा हो जो रहे भी और हार्म ना करे, ऐसा होना चाहिए पैरासाइट? यस, ऐसा होना चाहिए। क्यों? पर वो अगर ऐसा होगा तो पैरासाइट नहीं कहलाएगा, वो कॉमेंसलिज्म में चला जाएगा या एमेंसलिज्म या जो भी है। तो पॉइंट इज दिस, यस एक आइडियल पैरासाइट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को नुकसान ना करे और वहीं पे रहे। किसमें जाएगा? जिसमें एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं, कॉमेंसलिज्म में जाएगा। मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसमें जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो फीमेल बॉडी में मतलब मॉस्किटो में करता है, और एक बार सेक्सुअली करता है वो लिवर में करता है, ब्लड सेल्स में। और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है? वो तो गेमिंग्स बनाता है वहाँ। वो हॉस्पिटल में नहीं वो कुछ नहीं एक और नेचर टाइम में हो रहा है और दोनों में अलग अलग होता है। एसेक्सुअली और सेक्सुअली स्पोरोजोइड्स बनाता है जब वो मेल और फीमेल फ्यूज कर जाते हैं। अभी करेंगे वो सब, मुझे देखना पड़ेगा, मैं करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तो व्हाई डिड नेचुरल सिलेक्शन लीड टू सम हार्मलेस पैरासाइट? वो कह रहे हैं अगर ऐसा है, तुमने क्या आंसर दिया? यस। तो ऐसे पैरासाइट क्यों नहीं बन गए जो होस्ट को हार्म ही नहीं करते? हाँ, बिना हार्म के न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? अगर तुम किसी का खाना खा रहे हो तो वो उसका हार्म ही तो है कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे खाना ले, तुम्हारा खाना ले, छीन ले और तुम्हें नुकसान ना हो? समझ नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसा चाहिए कि खाना अबंडेंस थोड़ी है यहाँ पे, वो दूसरे का खाना थोड़ी खा रहा है, होस्ट का ही खाना ले, होस्ट को ही खा रहा है, होस्ट का ही खाना चुरा रहा है। तो ये चोरी करना हुआ, चोरी करना कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अंदर दूसरी बात, अगर सपोज इसमें हार्मलेस बनना चाहे, फिर भी जो होस्ट है उसका भी तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, उसको फिर भी हटाते जाए। होस्ट के लिए फायदा क्या है? उसको बाहर करना। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स बहुत सारे कोपॉड्स होते हैं। क्या होते हैं? कोपॉड्स। कोपॉड्स क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे अंदर तो जो पैरासाइट्स है वो बाहर नहीं अंदर रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर लाइस जो और जू जिसे बोलते हैं, जो सर में रहती है। उसके अलावा ज्यादातर पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, अगर कोई हो भी तो ऊपर फिशेस बेचारी उनके ऊपर ही चिपके रहते हैं उनके पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। तो अगर फिश बीमार हो तो उसके ऊपर उसके पैरासाइट उसी को फीड करते रहेंगे। ऐसे पैरासाइट कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या कहलाते हैं? जैसे लीचेस होते हैं, अगर लीच भी हो तो वो एंडो तो नहीं है, वो एक्टो है। अच्छा, खून चूस कर उससे खाना लेती है तुम्हारे सर में, उसे लेगी जगह तो बस, ठीक है। अच्छा, और किसकी लाइफ मुश्किल है, एक्टो या एंडो? एंडो की, क्योंकि उसे इंटरनल एनवायरनमेंट से डील करना है ना, ठीक है। अच्छा, कस्क्यूटा जो प्लांट के पीछे रहे, प्लांट ने भी ऐसा प्लांट बना लिया जो पैरासिटिक है, जो क्या है? इसे अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखोगे। कस्क्यूटा, अमरबेल, आया लिखा हुआ है, बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। सही लिखा है, मैंने पढ़ा है तो बता। अच्छा, अमरबेल नाम रखने वाली बेल, ठीक है। सर नहीं है इसमें। चलो कोई बात नहीं, शायद 11 में होगा, अब छोड़ो इसे। सर ये टॉपिक एनसीईआरटी की तरह इसी से कर लेना। अच्छा, अमरबेल एक भी लाइन में से तो मैं छोड़ता नहीं था नोट कराने के लिए, कुछ एक तो छोड़ी होगी तो वो फालतू ही होगी। हाँ, वो इसके अंदर अरे इसमें कोई बायोटेक है, बुक में पैराग्राफ है, बस फॉर्मेटिंग अलग है और कुछ नहीं। बायोटेक में बहुत अच्छी है। अच्छा, अमरबेल की बात करें तो इसने क्या छोड़ दिया? इसने फोटोसिंथेसिस करना छोड़ दिया, इसे फ्रीडम खाना मिले। अब फोटोसिंथेसिस नहीं तो इनको क्लोरोफिल की जरूरत है क्या? क्लोरोफिल की जरूरत है या नहीं? नहीं।
तो इन्होंने क्लोरोफिल भी छोड़ दिया। समझ में आई बात? जिंदा कैसे है फिर? हाँ, दूसरे प्लांट से खाना निकाल रहे हैं, उनके जाइलम और फ्लोएम में कैसे होगा? मतलब वो तो अपनी प्लेस से हट नहीं सकते, तो दूसरे प्लांट से खाना कैसे लेंगे? उनके जाइलम और फ्लोएम में कनेक्शन बना लेते हैं ना। तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, उन प्लांट्स के पास क्या है? वैस्कुलर पार्ट क्या होता है प्लांट का? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में खाना जाता है ना प्लांट का, तो अमर बेल ने वहीं से कनेक्शन बना लेती है, कनेक्शन बना लिया और वहीं से खाना ले लेती है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, female mosquito is not considered a parasite although it needs blood for reproduction. Can you explain why? जो मच्छर तुम्हारा खून चूसता है वो पैरासाइट है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं? पैरासाइट हाँ वो ज्यादा देर हमारे पास रहता है और प्रोटीन चाहिए। इसलिए से बोला क्यों खाने के लिए नहीं ले रही। किसके लिए नहीं ले रही? वो मील्स नहीं है, तुम्हारा खून उसके लिए मोमोज बर्गर नहीं है, वो उसकी जरूरत है ताकि उसके बच्चे पैदा हो पाए। ठीक है, तो ये क्या पैरासाइटिज्म कहलाएगा या फिर उन्हें बोलोगे मच्छर ले खून ले? कोई नहीं, खाना थोड़ी ले रहा है। तो उनके एग्स के लिए, एग्स को वार्म करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, वार्म ब्लड। उनके पास तो वार्म ब्लड है नहीं, तो तुमसे थोड़ा उधार लेके तो वो वार्म ब्लड देते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। सिंस दे डू नॉट टेक इट फॉर फूड, सो वी डू नॉट कॉल देम पैरासाइट। इतना हम कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इन कंट्रास्ट ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लिव इनसाइड द बॉडी एट डिफरेंट साइट्स। तो एंडोपैरासाइट लिवर, किडनी, लंग्स और इनफैक्ट रेड ब्लड सेल्स में भी रह जाते हैं। ठीक है, और लाइफ साइकिल्स ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। मैं बता चुका हूं, एक्टोपैरासाइट से ज्यादा मुश्किल उनकी जिंदगी है। अच्छा, ब्रूड पैरासिटिज्म एक अलग एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी तुमने भी देखा होगा, नेचर तो तुमने देखी नहीं, स्क्रीन, फोन स्क्रीन, टैबलेट और कंप्यूटर से आगे। तो कोयल और क्रो, वैसे तो क्रो बड़ा चालाक लगता है, पर क्रो का दिमाग वैसे 7 साल के बच्चे जितना होता है। वो जितना उसको फिजिक्स उतनी कर सकता है वो जितना 6-7 साल का बच्चा कर सकता है। तो कोयल नहीं, कोयल बस एक चीज में उससे आगे, वो ये ब्रूड पैरासिटिज्म। तो पॉइंट इज दिस कि क्रो होते तो बड़े चालाक हैं, पर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई धोखा खा ही जाता है। तो क्रो के नेस्ट में कोयल अपने एग्स डाल देती है। तो कोयल क्रो को पता नहीं लगता और उसके एग्स को गिरा देती है। ठीक है, उसके एग्स को नीचे गिरा देती है और अपने एग्स डाल देती है। तो और उसके एग्स भी उसको रिजेंबल करने लगे हैं। किसको? कोयल के एग्स क्रो के एग्स को रिजेंबल करने लगे हैं ओवर द इयर्स, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है एग्स को। तो इस तरीके से क्रो जब उसको इंक्यूबेट करता है, एनर्जी बच रही है ना, टाइम बच रहा है। क्रो अगर कोयल नहीं पे ज्यादा हो तो क्रो कंपटीशन हो गया ना, पैरासिटिज्म हो गया इनफैक्ट। क्रो को पता नहीं लगता क्योंकि कोयल के एग्स रिजेंबल करने लगे हैं क्रो के एग्स को। रिजेंबल माने एवोल्यूशन से, क्योंकि पहले चलो थोड़ा बहुत डिफरेंस था तो क्रो को पता चल जाता था। फिर तो नेचुरल सिलेक्शन से क्या हुआ कि ऐसे एग्स सिलेक्ट होंगे जो वो पता नहीं कर पाएगा। तो इसमें हुआ क्या, अब जब वो फ्री का खाना भी मिल रहा है, जब वो पैदा होगा तो बच्चा भी नहीं डिफरेंस पता चल पाएगा कि बच्चा किसका है, तो वो उसको खाना नहीं देगा। तो ये इस तरीके से ये एक पैरासिटिज्म है, क्या है। पर जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो कोयल बनेगा, वो कौवा नहीं। रिजेंबल नेचुरल सिलेक्शन से, जैसे जिराफ का गर्दन लंबी हो गई एक बार के तो नहीं, काफी सालों में, इसी तरीके से कोयल के एग्स क्रो के एग्स से रिजेंबल करने लगे थ्रू एवोल्यूशन। ठीक है, क्या हाँ नहीं, अब पॉइंट नहीं, अलग अलग बोलते हैं।
तो वो एग्स कैसे देंगे? तो दोनों के अलग कैसे होंगे फिर? क्रो के भी एग देगा। नहीं, मेल क्रो अलग होता है, फीमेल क्रो अलग होती है। मेल कोयल अलग होगा, फीमेल कोयल अलग होगा। अरे कोई बात नहीं। तो कोई नहीं, अभी ये सारी बायो नहीं चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक तो कोई बायो पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, होस्ट के जो एग हैं वो सेम कलर और साइज के हो गए हैं जैसे क्रो के। क्रो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट। तो कभी-कभी मैंगो के पेड़ के ऊपर कोई बेल चढ़ जाती है, तो वो है ऑर्किड। तो क्या इसमें मैंगो के पेड़ का कुछ नुकसान है? नहीं, वो बस उसको सपोर्ट ही तो दे रहा है। वैसे भी उसका कोई काम नहीं था, मैंगो की पेड़ से कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये क्या हुआ? कॉमन सेलिज्म हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसी बार्निकल्स ऑन द बैक ऑफ वेल। वेल के पीछे जो बार्निकल्स होते हैं उनसे वेल को कोई नुकसान नहीं होता, पर बार्निकल्स में एक सरफेस बन जाती है, यहाँ पे खाना मिल जाएगा वेल का। वेल्स का बचा कुचा खाना गिर के ऊपर ही खा लेंगे वो, या फिर होल के पास मिलेंगे ना, जहाँ से वो माइक्रोब वगैरह और भी चीजें रिलीज होंगी, जहाँ से वो अपनी वो रिमूव करता है वाटर को। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, उसमें पार्टिकल्स का फायदा है पर वेल का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, दूसरा, कैटल अर्केट एंड ग्रेजिंग कैटल। कैटल अर्केट एक बर्ड है जो कि कैटल के ऊपर होती है, यानी गाय भैंस के ऊपर जाके बैठ जाती है। और जब वो गाय भैंस फॉरेस्ट से या किसी फार्म से, फील्ड से निकलता है तो छोटे मोटे कीड़े कूद के बाहर आ जाते हैं और वो उन्हें खा जाता है। तो इसमें एयरगेट का फायदा और कैटल का कोई नुकसान नहीं है। समझ में आई बात? वो बर्ड को खा जाते हैं। बर्ड इंसेक्ट खा जाता है, तो बर्ड जब तक उस कैटल के ऊपर रहेगा उसको फायदा है कि उसे इंसेक्ट्स मिले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ही रहता है। ठीक है। Another example is sea anemone with stinging tentacles. तो तुमने फाइंडिंग नीमो वगैरह देखी होगी। तो एनीवेज वो जो नीमो होती है वो किसी नीमो छोटे से एक टेंटिकल्स, ऐसा लगता है प्लांट है, वो प्लांट नहीं है, वो एनिमल होता है। तो वो एनिमल्स के बीच में जाके छुप जाती है क्योंकि उसे तो पता है कि कैसे निकलना है उस एरिया से। तो वो सी एनिमल उसको कोई नुकसान नहीं देता, पर कोई बड़ा कोई हार्मफुल फिश आ जाए उसको खाने, तो स्टिंगिंग कैप्सूल्स जो हैं वो उसको पॉइजनस केमिकल्स, वो एनिमल होते हैं जो पानी की सी बेड पे, वो प्लांट्स नहीं होते जो रंग बिरंगे होते हैं, वो सारे एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस, कोरल्स और ये सब। हाँ, अच्छा बात नहीं। हाँ, अरिजीत क्या बोल रहे थे? अरिजीत कुछ बोल, वो सेसाइल होते हैं जो सीबेड पे जो एनिमल्स, सीबेड के जो एनिमल्स होते हैं क्या वो हिलते हैं? नहीं, ऐसे एनिमल्स सेसाइल कहलाते हैं। सेसाइल माने दे आर फिक्स्ड ऑन द ओशन फ्लोर, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वही जो एनिमल हां, वो प्लांट के लिए होता है, वो है क्योंकि उनके सेल वॉल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म। दोनों का फायदा हो, कैसे होगा? लाइकेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फंगस और एल्गे का एसोसिएशन, दोनों का फायदा होता है। माइक्रोराइजिया भी हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा था, और माइक्रोब्स में फंजाई और रूट्स ऑफ द हाइवे प्लांट्स के बीच में होता है। इसमें कौन किसको न्यूट्रिएंट देता है, कौन किसको नहीं देता, वो याद कर लेंगे। ठीक है। और प्लांट पॉलिनेटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। प्लांट और पॉलिनेटर दोनों को फायदा है। बीज को क्या मिलता है? शहद, नेक्टर, और प्लांट को पॉलिनेशन हो जाती है, तो दोनों का फायदा। सबसे बड़ा म्यूचुअलिज्म। ठीक है। और प्लांट एनिमल इंटरेक्शन, कोएवोल्यूशन और म्यूचुअलिज्म। अभी पैरासिटिज्म में हमने पढ़ा था कि होस्ट और प्रे, होस्ट और पैरासाइट को-इवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसी तरीके से दो म्यूचुअलिज्म वाले भी को-इवॉल्व करते हैं।
तो प्लांट और एनिमल इंटरेक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व म्यूचुअलिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पेड़ है जो पार्टनर वॉस्प से ही पॉलिनेट होते हैं। वॉस्प मतलब ततैया, तो कुछ ततैयों से ही कुछ प्लांट्स जो होते हैं पॉलिनेट होते हैं, तो वो और किसी बी से और किसी ततैये से नहीं हो सकते पॉलिनेट। तो अगर वो ततैया इवॉल्व हो गया, ठीक है, तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा। तो प्लांट क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉस्प और प्लांट को दोनों को क्या करना पड़ता है, साथ ही को इवॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें वॉस्प को एग लेइंग पोजीशन मिलती है, क्या मिलती है, एग लेइंग पोजीशन। और इसके जो अच्छा पॉइंट इज दिस, जैसे ये एग ये पॉलिनेट करने आया वॉस्प, तो वॉस्प ने जैसे पॉलिनेट किया तो उसके अपने एग्स भी वहीं छोड़ देता है, कहाँ पे, ओवरी के पास। तो जब वो ओवरी फ्रूट बनता है, फ्रूट, और जब उसी के साथ साथ वॉस्प के जो बच्चे हैं वो लार्वे स्टेज में आते हैं, तो थोड़े बहुत सीड वो कंज्यूम कर लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। तो इसमें वॉस्प का फायदा क्यों है, क्योंकि उसके बच्चों को खाना मिलता है। और प्लांट का क्या फायदा है कि उसके पॉलिनेशन कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ सीड उसे हालांकि देने पड़ते हैं, प्लांट की कुछ सीड तो वो खा जाएगा, पर कुछ सीड वो आगे जा पाएंगे, अदरवाइज वो मर ही ना पाते। तो ये भी म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में अगर वॉस्प इवॉल्व हो गया तो प्लांट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व कोएवोल्यूशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, एक अजीब सा एग्जांपल है ऑर्किड का, वो है ऑरिफिस। ठीक है, ऑरिफिस, ये वर्ड्स को अलग अलग कर लेना मॉड्यूल में। ये ऑरिफिस एक वर्ड है, ऑरिफिस अलग है, एम्प्लॉइज अलग है। तो ऑरिफिस ने एक नया तरीका ढूंढा है जो है सेक्सुअल डिसीट। इसमें क्या है, इसकी पेटल, ये पेटल है इस ऑरिफिस प्लांट की, ये ऑरिफिस प्लांट है। इसकी बाकी प्लांट्स की पेटल जो है वो तो नॉर्मल दिख रही है, पर एक पेटल जो है वो ब्राउन ब्राउन सी बी की तरह दिख रही है। कैसी दिख रही है, बी की तरह। तो दूसरी बी को, मेल बी को लगता है कि ये फीमेल बी है और उसके साथ कॉपुलेशन करता है, पर इस प्रोसेस में उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। फिर वो दूसरे फ्लावर को बी समझ के फिर से जाता है, तो जो पॉलन ग्रेन्स है दूसरे फ्लावर तक पॉलिनेट हो जाते हैं। इसमें एक का तो फायदा हो रहा है, पर दूसरे का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस केस में ये म्यूचुअलिज्म में नहीं आ रहा, पर इसको लिखा म्यूचुअलिज्म के अंडर है, पर हमारे हिसाब से ये आना चाहिए कॉमेंसलिज्म में, है ना, कि प्लांट का फायदा है और बी का कोई नुकसान भी नहीं है। तो कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल हो सकता है ऑर्किड, पर इसको भी मत डालना क्योंकि बुक ने नहीं डाला। ठीक है, अब एंड में अगर हम बात करें तो एमेंसलिज्म का कोई एग्जांपल नहीं ले रहा। क्या इसका अगर क्वेश्चन वैसे तो ऐसा आना नहीं चाहिए, पर अगर आ गया तो तुम इसे म्यूचुअलिज्म में नहीं डालोगे, क्योंकि दोनों का तो फायदा नहीं है, कॉमेंसलिज्म में। बुक में नहीं है, बुक में कॉमेंसलिज्म में नहीं दिया है, ऐसे तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आएगा तो व्हाट इज सेक्सुअल डिसीट ऑरिफिस। अब एक और चीज, एमेंसलिज्म का कोई एग्जांपल नहीं है, तो एमेंसलिज्म का एग्जांपल खुद बनाना पड़ेगा। एक लार्ज ट्री के आसपास उग रही weeds growing around a large tree। तो इसमें लार्ज ट्री का तो नुकसान है क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट, वीड्स बड़ी जल्दी उगते हैं और वीड्स जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या ले जाएंगे, कम कर देंगे सॉइल में। तो प्लांट का तो नुकसान है ट्री का, पर वीड्स का कोई नुकसान है क्या? नहीं, वीड्स अगर यहाँ ना होते तो कहीं और होते, क्या उस पेड़ के होने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। तो ये एमेंसलिज्म में डालोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे चैप्टर। ये जो हमने बोर्ड हाईलाइट किया तो ये म्यूचुअलिज्म ऑरिफिस है इसका नाम। ये चाहिए नहीं है म्यूचुअलिज्म नहीं, अच्छा अब